जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य से कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो छात्र एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा व्यवसाय अध्ययन विषय से देने जा रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए आज का हमारा पहला वीडियो होगा। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और यदि पसंद आता तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम व्यवसाय अध्ययन की इस वीडियो में शुरू की 2 यूनिट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और ही ज्यादा बेहतरीन कीजिए। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इकाई नंबर 1, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, इस इकाई पर कुल 8 अंक निर्धारित है दोस्तों। इसमें 2 मार्क के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क के, 4 मार्क का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सब मिला के इसमें 8 अंकों का वेटेज है। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि प्रबंध जो है दोस्तों क्या होता है। मतलब आएगा प्रश्न, प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध से आशय लिखिए, प्रबंध का अर्थ लिखिए। तो हम मैनेजमेंट की मीनिंग समझते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है प्रबंध? तो साधारण बोलचाल की भाषा में दोस्तों हम जैसे व्यवस्था कहते हैं, हम कई बार कहते हैं कि हम फलाने कार्यक्रम में गए थे तो वह व्यवस्था बहुत अच्छी थी, या उस कार्यक्रम में गए थे वह व्यवस्था खराब थी। तो दोस्तों, इन्हीं व्यवस्था को बोलचाल की भाषा में हम प्रबंध कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में प्रबंध होता क्या है? तो समझो, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य लेने की कला या युक्ति होती है दोस्तों। प्रबंध को व्यवसाय की आत्मा कहा जाता है। जिस तरह मानव का शरीर आत्मा के बिना एक हाड़ मांस का पुतला मात्र रह जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से प्रबंध भी, माने कोई व्यवसाय भी बिना प्रबंध के एक निष्क्रिय समूह मात्र रह जाती है। तो दोस्तों, ये प्रबंध का अर्थ हो गया। लिखेंगे कि प्रबंध से आशय अन्य लोगों से कार्य लेने की कला या युक्ति से है। किसी भी व्यवसायिक संस्था में प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रबंध को व्यवसाय की आत्मा कहा जाता है, और जिस तरह आत्मा के बिना मानव का शरीर हाड़ मांस का पुतला मात्र रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यवसायिक संस्था बिना प्रबंध के एक निष्क्रिय समूह मात्र रह जाती है। दोस्तों, प्रबंध का अर्थ हो गया। आइए हम प्रबंध की परिभाषाओं को भी समझते हैं। 2-3 परिभाषा तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसके अर्थ को बहुत अधिक गहराई तक समझ सके दोस्तों। तो आइए, पहली जो परिभाषा हम देखेंगे वो है, पहला भाई साहब हमारा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल बच्चों, जिसे प्रबंध के जनक या पिता कहा जाता है, उसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा दोस्तों, और इसी की परिभाषा हमें लिखना है एग्जाम में। तो हेनरी फेयोल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी, और हालांकि उसकी परिभाषा में सारे प्रबंध के कार्य को ही उसने इंक्लूड कर दिया है। तो हम समझते हैं कि प्रबंध क्या है। कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है दोस्तों। किसके अनुसार? हेनरी फेयोल के अनुसार। प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, उसके बाद योजना बनाना, संगठित करना, और दोस्तों आदेश देना, समन्वय करना
तथा नियंत्रण करना है। ध्यान से इस परिभाषा को आप रिपीट कर लीजिए। प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। आइए दोस्तों हम दूसरी परिभाषा देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार। हिंदी में लिख सकते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। दूसरी इकाई में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इन्होंने प्रबंध की जो परिभाषा दी है, इन्होंने भी बहुत ही मजेदार तरीके से परिभाषा दी है और ये कहते हैं कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो और उसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि से कैसे किया जा सकता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार परिभाषा क्या है कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि से कैसे किया जा सकता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। आइए दोस्तों तीसरी परिभाषा हम देखने वाले हैं और वो है लॉरेंस एप्पले। दोस्तों लॉरेंस एप्पले। तो लॉरेंस एप्पले के अनुसार छोटी परिभाषा है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन। किसके अनुसार? लॉरेंस एप्पले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन। बच्चों इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे कि यह परिभाषा किसने दी या फिर ये किसका कथन है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन, ये कथन है दोस्तों लॉरेंस एप्पले की परिभाषा का। आइए दोस्तों चौथी परिभाषा हम देखने वाले हैं लुईस एलन। लुईस एलन। तो दोस्तों लुईस एलन ने कौन सी परिभाषा दी कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। सबसे छोटी परिभाषा इसकी है, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। तो दोस्तों हमने चारों परिभाषा देख ली। फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं कि आपके हेनरी सोल की परिभाषा, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। फिर दोस्तों आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे सर्वोत्तम मितव्ययी तरीके से कैसे किया जा सकता है। फिर है दोस्तों लॉरेंस एप्पले के अनुसार कि प्रबंध वही है नहीं, लॉरेंस एप्पले के अनुसार परिभाषा दोस्तों प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन। फिर दोस्तों लुईस एलन के अनुसार परिभाषा है प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। तो आइए दोस्तों हमने परिभाषा को समझ लिया, प्रबंध का अर्थ समझ लिया। वीडियो को पॉज करके आप बोलने की कोशिश कीजिए और दोस्तों इसके सुंदर नोट्स बनाइए दोस्तों, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। आइए दोस्तों हम प्रबंध की विशेषता देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। तो दोस्तों प्रबंध की विशेषता में पहली विशेषता है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया। तो नंबर 1 लिखेंगे प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस। दोस्तों इसमें लिखा जाएगा कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात प्रबंध में एक के बाद एक कार्य किए जाते हैं। पहले योजना बनाई जाती है, फिर संगठन का ढांचा तैयार किया जाता है, फिर नियुक्तिकरण, फिर आदेश, फिर समन्वय, फिर नियंत्रण, अर्थात इसमें एक के बाद एक निरंतर कार्य चलते रहते हैं। इसलिए प्रबंध को एक सतत प्रक्रिया या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। दोस्तों दूसरी विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक। तो दोस्तों यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक किसको बोलते हैं कि जो बात हर काल, समय, परिस्थिति, देश सब में यदि समान रूप से सत्य साबित हो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। तो प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया क्यों है, इसमें लिखना पड़ेगा दोस्तों कि प्रबंध को
सार्वभौमिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि प्रबंध का उपयोग एवं प्रबंध के सिद्धांत केवल दोस्तों व्यवसायिक क्षेत्रों में ही लागू नहीं होते, बल्कि इनका उपयोग एवं इनके सिद्धांत शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में दोस्तों प्रबंध के सिद्धांत और उपयोगिता लागू होती है। इसलिए प्रबंध को हम सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं दोस्तों। तीसरी दोस्तों विशेषता, प्रबंध एक पेशा है। क्या विशेषता है इसकी? प्रबंध एक पेशा है। पेशा मतलब दोस्तों प्रोफेशन। इसमें लिखना पड़ेगा जिस तरह डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, चार्ट अकाउंटेंट, ड्राइवर इन सभी व्यक्तियों का कार्य एक पेशा है, ठीक उसी तरह प्रबंध का कार्य भी एक पेशा है। जिस तरह पेशे के लिए विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक उसी तरह प्रबंधक के लिए भी विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया प्रबंध एक पेशा है। आइए दोस्तों हम चौथी परिभाषा देखते हैं। प्रबंध का स्वामी होना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं। इसमें लिखेंगे क्या मतलब निकल रहा है इसका कि भाई प्रबंधक और मालिक दोनों एक ही व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो इसमें लिखेंगे कि वर्तमान समय में प्रबंध का स्वामी होना अनिवार्य नहीं होता, अर्थात व्यवसाय में प्रबंध करने वाले कोई और व्यक्ति हो सकते हैं और व्यवसाय को पूंजी प्रदान करने वाले अर्थात व्यवसाय के स्वामी या मालिक कोई और व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये भी विशेषता इसकी सरल है, प्रबंध का स्वामी होना अनिवार्य नहीं है। फिर दोस्तों हम पांचवी विशेषता देखते हैं कि प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल, इसमें लिखेंगे कि प्रबंध एक अदृश्य कौशल होता है, अर्थात प्रबंध का जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देता, इसे हम केवल परिणामों से जान सकते हैं। यदि प्रबंधक अपने प्रयासों में सफल होते हैं तो उसे हम कुशल प्रबंध कहेंगे या कहते हैं, और यदि प्रबंधक अपने प्रयासों में असफल होते हैं तो उसे अकुशल प्रबंधक कहा जाता है। और भी बहुत सारी विशेषता है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक अर्जित प्रक्रिया है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ये बहुत सारी प्रबंध की विशेषताएं हैं दोस्तों, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से हमें केवल दोस्तों 3-4 परिभाषा याद होना चाहिए। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रबंध में एक के बाद एक कार्य किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर संगठन का ढांचा तैयार किया जाता है, फिर नियुक्तिकरण, फिर आदेश, फिर निर्देश, फिर समन्वय, फिर नियंत्रण चलते रहता है। इसलिए प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया माना गया है प्रबंध को क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रबंध की उपयोगिता केवल व्यावसायिक क्षेत्रों में ही नहीं लागू होती, बल्कि शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में प्रबंध की उपयोगिता एवं उसके सिद्धांत लागू होते हैं। इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों प्रबंध पेशा है। क्यों है? क्योंकि जिस तरह डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर आदि का कार्य पेशा है, ठीक उसी तरह प्रबंध का कार्य भी एक पेशा है। जिस तरह पेशे के लिए विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह प्रबंधक के लिए भी इन चीजों की आवश्यकता होती है। फिर प्रबंधक का स्वामी होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात प्रबंध में एक ही व्यक्ति उसका स्वामी और प्रबंधक हो ये आवश्यक नहीं होता। वर्तमान समय में व्यवसाय में प्रबंध करने वाले अलग व्यक्ति होते हैं और व्यवसाय को पूंजी प्रदान करने वाले अर्थात उसके मालिक या स्वामी अलग व्यक्ति होते हैं। फिर प्रबंध अदृश्य कौशल है। प्रबंधक एक अदृश्य कौशल होता है, अर्थात प्रबंधक का जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देता, केवल हम इसे परिणामों से जान सकते हैं।
यदि प्रबंधक अपने प्रयासों में सफल होते हैं तो कुशल प्रबंधक, तथा यदि प्रयासों में असफल होते हैं तो अकुशल प्रबंधक कहा जाता है। प्रबंधक कला एवं विज्ञान दोनों हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमें अलग से पूछा जा सकता है। हमारा ये चौथा प्रश्न होगा, प्रबंधक कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो प्रबंधक कला एवं विज्ञान दोनों हैं, ये विशेषता में भी लिख सकते हैं दोस्तों हम, और अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रबंधक कला एवं विज्ञान दोनों, इसको स्पष्ट कीजिए। 2 या 3 मार्क के लिए प्रश्न आ जा सकता है दोस्तों। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि प्रबंधक कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो हमें हमारा आंसर यहां से चालू करना है दोस्तों कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। इससे समझने के लिए हमें प्रबंध को विज्ञान के रूप में और प्रबंध को कला के रूप में, दोनों को अलग अलग समझना होगा। फिर हम हेडिंग लिखेंगे प्रबंध विज्ञान के रूप में, और फिर उसमें लिखेंगे कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता विशेष और ज्ञान का अर्थ होता दोस्तों ज्ञान, अर्थात किसी भी चीज का विशेष, क्रमबद्ध, व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का विशेष, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अतः प्रबंध का सारा ज्ञान क्रमबद्ध, विशिष्ट और व्यवस्थित है, इसलिए प्रबंध को हम विज्ञान मानते हैं। और ये बात प्रबंध को विज्ञान साबित की करती है। अब लिखेंगे दोस्तों हेडिंग के प्रबंध कला के रूप में। कला से आशय व्यवहारिक पक्ष से होता है। कला एक जो ज्ञान है उसको लागू करना कला माना जाता है दोस्तों। ज्ञान लागू करना कला माना जाता है। तो बोलेंगे कि जो प्रबंधक का जो ज्ञान, उपलब्ध ज्ञान है, उसको व्यवस्थित तरीके से हमारे व्यवसाय में उसको लागू करना या अपनाना दोस्तों एक प्रबंध को कला साबित करता है। फिर नीचे लिखना पड़ेगा, अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है दोस्तों। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, माने उपलब्ध ज्ञान को दोस्तों व्यवस्थित तरीके से लागू करना कला माना जाता है। आइए दोस्तों हम अब देखने वाले हैं कि प्रबंध के स्तर। तो दोस्तों प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, फिर है दोस्तों मध्य स्तरीय प्रबंध, और तीसरा है दोस्तों आपका निम्न स्तरीय प्रबंध। तो दोस्तों उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो इसमें लिखेंगे कि उच्च स्तरीय प्रबंध में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनके पास सबसे अधिक अधिकार होते हैं, और वही नीतियां एवं नियमों का निर्धारण करते हैं। इसमें संस्था का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, महासंचालक, उप महासंचालक दोस्तों आदि को हम इसमें शामिल करते हैं। फिर आएगा दोस्तों आपका मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मध्य स्तरीय प्रबंध ये आपका उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है दोस्तों, दोनों को जोड़ के रखता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध से निर्देश प्राप्त करता है और निम्न स्तरीय प्रबंध तक निर्देशों को, आदेशों को पहुंचाता है दोस्तों। इनमें सभी विभागों के विभागीय प्रबंधक, उत्पादक प्रबंध, कारखाना प्रबंध, यंत्र प्रबंध, विक्रय प्रबंधक, ये सब शामिल होते हैं दोस्तों। आइए तीसरा स्तर है निम्न स्तरीय प्रबंध, जिसको हम कहेंगे पर्यवेक्षकीय प्रबंध या प्रथम श्रेणी प्रबंध। तो प्रबंधकीय स्तरों में ये सबसे निम्न स्तर पे होता है, निचले स्तर पे होता है, और इनके पास सबसे कम अधिकार होते हैं। और यही कार्य क्षेत्र पर है ना, कार्य क्षेत्र पर ये काम करते दोस्तों। इसमें सभी टीम लीडरों को शामिल किया जाता है दोस्तों। सभी विभागों के जो टीम लीडर होते हैं
इसको उसमें जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं उसको शामिल किया जाता है, जिसमें टीम लीडर आ गए, है ना, वो सुपरवाइजर हो गया। उसके बाद पर्यवेक्षक, आपके फोरमैन, इन सबको इसमें हम शामिल करते हैं। तो प्रबंधक के 3 स्तर है, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो आइए दोस्तों, हमने इस प्रश्न को भी समझ लिया। इसके बाद दोस्तों हमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार ना ये आपको सीधा पूछा जाएगा कि प्रबंध, संगठन और प्रशासन में अंतर लिखिए। तो जैसा हम पढ़ रहे वैसा ही लिखना है। लेकिन कई बार क्या पूछते हैं, 2-2 के बारे में अंतर पूछेंगे कि भाई प्रबंध और संगठन में अंतर लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बोलेंगे प्रबंध और प्रशासन में अंतर लिखिए, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और संगठन और प्रशासन में अंतर लिखिए, चौथा क्वेश्चन। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इस पहले इकाई से अंतर यही से बनेगा यदि आएगा क्वेश्चन तो हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, बहुत ही सरल तरीके से देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा चल रहा ना? ठीक है। तो पहला है आपका अंतर का आधार, उसमें है स्थिति। तो बच्चों, प्रबंध संस्था की क्या होती है? आत्मा होती है ना? प्रबंध संस्था की आत्मा या बच्चों दिल होता है, समझ में है ना? आत्मा या दिल माना जाता है प्रबंध को। दूसरा, संगठन शरीर होता है। किसका शरीर? संस्था का। जैसे बच्चों कोई भी काम हमारे शरीर से ही होता है, कार्य करने के लिए हमारे शरीर का यूज होता है, इसीलिए संगठन के माध्यम से ही पूरा काम संपन्न होता है। इसलिए संगठन को हम संस्था का शरीर मानते हैं। और ये जो है बच्चों क्या है? प्रशासन मस्तिष्क है। तो पहला मस्तिष्क क्यों कहा गया है? क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण करना, नीतियां बनाना, कौन सा काम क्या करना है, ये सोचना किसका काम है? प्रशासन का। इसलिए प्रशासन को किसकी संज्ञा दी गई है? मस्तिष्क की। तो इसका मतलब है आपका स्थिति प्रबंध संस्था की आत्मा है, संगठन संस्था का शरीर है और प्रशासन संस्था का मस्तिष्क है। अब हम दूसरे अंतर पे चलते हैं और आप ध्यान से बताना। यश, चारों अंतर आपसे पूछूंगा बाद में। दूसरा है नीतियां या नीति। तो बच्चों प्रबंध क्या है? नीतियों को लागू करता है। नीतियों को क्या करता है? लागू करता है। मतलब कौन सी नीतियां? जो प्रशासन ने नीतियां बना के दिए, पॉलिसीज बना के दी, उसको लागू करने का काम किसका होता है? क्रियान्वयन या लागू करने का काम किसका है? प्रबंध का। और संगठन क्या करता है बच्चों? नीतियों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। ये व्यक्तियों के समूह का निर्माण, और इसका काम क्या बच्चों? प्रशासन का नीतियां बनाने का काम है। नीतियां बनाना या नीतियों का निर्माण करने का काम। तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रबंध नीतियों को लागू करता है या क्रियान्वित करता है, और संगठन नीतियों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है, और प्रशासन नीतियां बनाता है या नीतियों का निर्माण करता है। फिर दोस्तों तीसरा है क्षेत्र। तो प्रबंध का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। और संगठन का क्षेत्र संकुचित है। संकुचित का मतलब होता है कि छोटा, और आपका इसका क्या है? अत्यधिक व्यापक है। क्योंकि मालिक ही सब कुछ होते हैं बच्चों, तो इसलिए मालिक का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। मतलब क्षेत्र में क्या लिखेंगे? प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत होता है, और संगठन का क्षेत्र संकुचित होता है, और प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। फिर है दोस्तों चौथा दायित्व। तो प्रबंध किसका दायित्व वहन कर रहा है? तो व्यवसाय के प्रबंध का ही दायित्व वहन कर रहा है। क्या बोलेंगे? प्रबंध व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व वहन करता है,
और ये संगठन का दायित्व क्या है? प्रबंध और प्रशासन के बीच क्या बनाना? समन्वय, समन्वय स्थापित करने का दायित्व वहन कर रहा है। और बच्चों प्रशासन का काम है संस्था को पूंजी प्रदान करना, माने पूंजी प्रदान करने का, कैपिटल बच्चों देने का कार्य, तो पूंजी प्रदान करने का काम ये करता है। ठीक है, और भी है पांचवा कार्य बच्चों, है ना। तो ये कर्मचारी का कार्य है, एक कर्मचारी का कार्य, प्रबंधक एक कर्मचारी का कार्य है या कार्यकारिणी कार्य जिसको बोलते हैं। दूसरा बच्चों इसका काम है आधार निर्माण करना। क्या करना? आधार निर्माण करना। और आपके प्रशासन का काम है लक्ष्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो देखिए मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, इसको मैंने शॉर्ट में आपको शॉर्ट आउट किया है कि भाई देखो, प्रबंध संस्था की आत्मा है, संगठन संस्था का शरीर है और प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है। फिर है नीतियां, प्रबंध नीतियों को लागू करता है, संगठन नीतियों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है, और बच्चों प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है या नीतियां बनाता है। फिर क्षेत्र, प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत होता है, संगठन का क्षेत्र संकुचित होता है और प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। फिर दोस्तों ये दायित्व, प्रबंध व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व वहन करता है, मैंने व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है, और संगठन है इन दोनों के बीच में, माने प्रबंध और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करने का दायित्व वहन करता है, और प्रशासन पूंजी प्रदान करने का दायित्व वहन करता है। फिर है दोस्तों कार्य, प्रबंध एक कर्मचारी का कार्य है, मतलब प्रबंधक कर्मचारी होता है संस्था में, इसलिए कौन सा कार्य बोलेंगे इसको? कर्मचारी का कार्य है। और संगठन का कार्य आधार का निर्माण करना, बेस तैयार करना, माने आधार निर्माण करना संगठन का काम है, और प्रशासन का काम क्या है? लक्ष्यों का निर्धारण करना। प्रशासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित होंगे उसी के आधार पर ये प्रबंध और संगठन दोनों काम होंगे। तो बच्चों ये हमारा अंतर है, और इसमें से कोई भी आपको 4 बिंदु जो आपको सरल लगते हैं बच्चों, तो उसको क्या करना है? हमें याद करना है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? पहला अंतर तू बता यश, जम के आवाज आना चाहिए। प्रबंध संस्था की आत्मा है, हाँ, संगठन प्रबंध का संगठन संस्था की शरीर है, और प्रशासन संस्था की मस्तिष्क। हाँ बेटा जेंडर का तो ध्यान रख कि प्रबंध संस्था की आत्मा है, संगठन संस्था का की नहीं, संस्था का शरीर, ये पुल्लिंग है ना, संस्था का शरीर है, और प्रशासन संस्था का मस्तिष्क है। दूसरा वाला तू बता बेटा तुषार। प्रबंध नीतियों को लागू करता है, संगठन नीतियों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है, और प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है। हाँ, फिर क्षेत्र का गणेश बता दो। प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत होता है, संगठन का क्षेत्र संकुचित होता है, प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। हाँ, फिर है दायित्व में तू बता बेटा पूनम। प्रबंध व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है, संगठन प्रबंध एवं प्रबंध एवं प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व वहन करता है, प्रशासन पूंजी प्रदान करने का दायित्व। ठीक है, फिर कार्य कौन बताएगा? प्रबंध क्या है बच्चों? कर्मचारी का कार्य है, संगठन आधार निर्माण करने का कार्य है, और आपका प्रशासन क्या है? लक्ष्यों का निर्धारण करने का कार्य है। प्रबंध की विषय सामग्री, माने विषय सामग्री, वीडियो चल रहा ना, इसको बच्चों क्षेत्र या कार्य। तो देखो प्रबंध की विषय सामग्री में हमें क्या लिखना है? प्रबंध के प्रमुख कार्य को लिखना है। तो पहला है बच्चों नियोजन, दूसरा कार्य बच्चों इसका संगठन, माने विषय सामग्री में। तीसरा लिखना है बच्चों अभिप्रेरणा, और
चौथा लिखना बच्चों समन्वय, और पांचवा नियंत्रण। लास्ट ईयर में यहां से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। यदि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा बच्चों तो 4 लिख के उसको एक्सप्लेन करना है आपको और 5वां लिख के छोड़ देना है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 समझते हैं बच्चों। नियोजन को हम कहते हैं क्या? प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो देखो प्रबंध की आत्मा हो सकती है प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग से कोई भी काम नहीं होगा। तो देखो नियोजन क्या है, तो भविष्य में क्या करना है उसका पहले ही निर्धारण कर लेना नियोजन है। क्या कह रहा हूं मैं कि भविष्य में जो कार्य करना है बच्चों उसका पहले हम जो निर्धारण कर लेंगे उसको क्या कहेंगे? नियोजन। यदि हमें आया एक शब्द में कि नियोजन क्या है या नियोजन कैसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा भविष्य में क्या करना है उसका पहले ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। नियोजन प्रबंधक का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य बच्चों। नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्य की पहले से ही सोच विचार करके एक योजना बना ली जाती है, तैयार कर ली जाती है और उसी के आधार पर भी कार्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा नियोजन। हम उसको एक एक इकाई के रूप में आगे पढ़ने वाले, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नियोजन क्या है कि भविष्य में क्या करना उसका पहले निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। नियोजन प्रबंधक का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्य की पहले से सोच विचार करके एक योजना तैयार कर ली जाती है। अब आते बच्चों संगठन। संगठन क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। संगठन क्या है बच्चे? संस्था का क्या है? संगठन शरीर है ना? तो संस्था का शरीर से ही सारा काम होगा। तो देखो संगठन में बच्चों हमें 4 नियम को याद रखना है। संगठन में कितने नियम? 4 नियम को याद रखना है। तो संगठन क्या होता है कि नियोजन हो जाने के बाद उसे क्रियात्मक रूप देना होता है और प्रबंधक यह संगठन के माध्यम से करता है। संगठन एक प्रकार से क्या? माल, मानव, मशीन तथा अन्य साधनों को अनुकूलतम मात्रा एवं आकार में प्राप्त करने का साधन है। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। आप किताबों से गाइड से पढ़ोगे तो कुछ और रहेगा, लेकिन इसका भावार्थ यही निकलेगा। ठीक, क्या बोलेंगे कि नियोजन हो जाने के बाद उसे क्रियात्मक रूप देना होता है और प्रबंधक यह कार्य संगठन के माध्यम से करता है। तो संगठन एक प्रकार से माल, मानव, मशीन और अन्य साधनों को अनुकूलतम मात्रा में आकार में प्राप्त करने का साधन है, इकट्ठा करने का एक साधन है। ध्यान से बच्चों कई बार पूछते संगठन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए साधन। संगठन क्या है? साधन। साधन का मतलब है बच्चों जिसके माध्यम से काम होता है, जिसके थ्रू काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। ठीक, अब है बच्चों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मतलब क्या है बच्चों कि आपके अंदर कोई शक्ति पहले से होती है बच्चों, लेकिन वो उस शक्ति को, उस उत्साह को जागृत करने की आवश्यकता होती है ना। आपने रामायण में देखा होगा है ना कि हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, है ना। अपार शक्ति होने के बाद भी उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं था, तो फिर उसके शक्ति को जगाने के लिए जाम्बवंत ने उसको मोटिवेट किया था हनुमान जी को। तो जैसे ही जाम्बवंत जी ने मोटिवेट किया तो उन्होंने, आपने देखा होगा क्या कमाल किया, हनुमान जी ने क्या उत्पात मचा दिया, है ना। तो सेम वैसे ही कर्मचारी के भीतर बच्चों किसी काम को करने की अनगिनत क्षमता या शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करना पड़ता है। हमें समझ में आना, बदमाश जागृत माने भूत प्रेत वाली शक्ति नहीं जागृत कर रहा हूं मैं, ये बच्चा ऐसा देख रहा कि कौन सी शक्ति नहीं। बच्चों हमारे अंदर जो काम करने का जो उत्साह है, क्या काम करने का, कार्य का उत्साह, उसको जागृत करना ही क्या कहेंगे हम? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अभिप्रेरणा एक उत्साह होता है कार्य के प्रति या कार्य करने का उत्साह अभिप्रेरणा होता है किसी व्यक्ति में या कर्मचारी में
किसी कार्य को करने की अनगिनत क्षमता या योग्यता हो सकती है, लेकिन उस क्षमता एवं योग्यता का तब तक कोई महत्व नहीं है तब तक कोई महत्व नहीं जब तक वह मनोबल से उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए राजी न हो। तो व्यक्ति के भीतर कार्य के प्रति उत्साह जागृत करना या मनोबल से कार्य करने के लिए उसको राजी करना क्या कहलाएगा बच्चों? अभिप्रेरणा कहलाएगा। मोटिवेशन बहुत जरूरी बच्चों। मोटिवेशन एक इंजेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? आप बीमार पड़ते हो गणेश तो पता है कि आप ना छोटे थे बहुत डरते थे इंजेक्शन से, है ना, लेकिन ध्यान से दो बच्चों, इंजेक्शन का मतलब क्या है कि तुरंत त्वचा तुरंत रिलीफ। हंसने वाली बात नहीं है। गोली खाओगे तो आपको रिलीफ होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इंजेक्शन टोचते बराबर पूरे हमारे रगों में नसों में फैल जाता है। तुरंत आपको कुछ ही विदिन सेकंड में आपको उसका असर दिखाई देता है। तो वही अभिप्रेरणा क्या है? इंजेक्शन है। समझ में आना? ठीक है। इसको हम लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, एक प्रकार का लॉलीपॉप भी है ना, क्योंकि जब तक कि हम किसी को लॉलीपॉप नहीं देंगे, है ना, तब तक वो हमारा काम नहीं करते। लॉलीपॉप का मतलब है सामने वाले को जब तक कि ये ना हम आभास कराए कि जो काम करेंगे उसमें उसका भला है। ठीक है। यदि मान के चलो बच्चों आपका कोई काम करे, आप जो भी काम बताने जब जा रहे उसको वो करे, तो सबसे पहले बच्चों हमारे मैनेजमेंट में ये बताया कि उसको ये पहले बताओ कि उस काम में उसका क्या भला है, उसका क्या फायदा है, तभी वो आपका काम करेगा। बात समझ में आ रही ना? पहले क्या बताओ कि उस काम को करने से उसका क्या फायदा है, तभी आपका काम करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा, है ना। ऐसा ही है ये बैठिए प्रणाली, उसको पता है उसको मोटिवेट करने की टेक्निक, क्योंकि मैंने पहले बताई थी उसको कि जैसे मान लीजिए कोई काम करवाना है ना, तो छोटे बच्चे को बुलाती है वो कि बेटा इधर आना, मेरे लिए शैम्पू लेके आना दुकान से। वो बच्चा कहता है कि नहीं दीदी मैं तो नहीं लाऊंगा, मेरी मम्मी डांटती है। लेकिन मैंने उसको बता दिया पहले उसको फायदा बताओ। अरे बच्चे इधर आओ, चॉकलेट खाओगे? तो बोले हाँ दीदी चॉकलेट खाऊंगा। ले 5 रुपए चॉकलेट खाना और ये 10 रुपए का शैम्पू लेके आना। तो वो मोटिवेट हो जाएगा बच्चों। फिर आपको शैम्पू यदि नहीं भी रहा, दूसरे दिन हर दिन पूछेगा दीदी शैम्पू लाना है। बात समझ में आ रही? तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये हंसने वाली बात नहीं, यही है अभिप्रेरणा। आपको कर्मचारी यदि अभिप्रेरित है तो पूरे मनोबल से, पूरी इच्छा शक्ति से काम करेगा, तो आपका काम भी बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और जो अपव्यय कम होगा, जिससे आपकी उत्पादन लागत कम होगी और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। आइए अब समन्वय क्या होता है तो सुनो बच्चों। समन्वय का यदि शाब्दिक अर्थ बोले तो बच्चों क्या? तालमेल स्थापित करना। तो तालमेल का मतलब है बच्चों जैसे समन्वय की तुलना बच्चों जो वीणा होती ना, वीणा समझते हो आप? एक हाँ, उसमें जो तार होते बच्चों, वो यदि समन्वित होगे तो ही आप जैसा चाहे वैसा उसमें सुर निकाल सकते हो, है ना। लेकिन तार टूट जाए, है ना, तो फिर सुर नहीं निकलेगा। तो सेम संस्था में सभी जो विभाग है, सभी उपविभाग है, कर्मचारी है, संस्था की नीतियां है, सबके बीच में क्या होना चाहिए? उचित तालमेल स्थापित करना ही क्या कहेंगे? समन्वय। ठीक। जैसे घर में भी बच्चों, परिवार में यदि मान के चलो 5 लोग हैं तो 5 के बीच में क्या होना चाहिए बच्चे? समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। लेकिन यदि मान के चलो जिस परिवार में कई बार ऐसा परिवार होता है, ना बाप माँ की सुन रहा है, ना माँ पिताजी की सुन रहे हैं, ना बच्चे किसी के सुन रहे, तो उस घर में तालमेल बिगड़ जाता है बच्चों। वैसा ही हमारे बच्चों संस्था भी एक हमारा परिवार है, और उस संस्था में भी यदि तालमेल नहीं है कर्मचारियों के बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा? वो संस्था कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, उन्नति नहीं कर सकती। आइए हम नियंत्रण पे चलते हैं। नियंत्रण मतलब होता है बच्चे क्या? कंट्रोल, है ना। नियंत्रण का मतलब क्या? कंट्रोल, है ना। तो देखो हर चीज में क्या होना चाहिए? पूनम कंट्रोल होना चाहिए, है ना। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। माने गाड़ी हम चला रहे बच्चों, तो मान के चलो भाई हमारी स्पीड बच्चों
40, 50, 60 तक के चलाने की है, हम 80 की स्पीड में चला रही है लड़की, जाके गिर गई। तो इसका मतलब क्या है, हर चीज कैसी होनी चाहिए बच्चों, ध्यान से कंट्रोल में होना चाहिए। अब कंट्रोल का मतलब सुनो इधर, नियंत्रण का मतलब सुनो। कई बार ना क्या होता बच्चों, नियंत्रण को कई बार कर्मचारी या आप भी, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का जो कंट्रोल है, नियंत्रण आपके माता पिता का, उसको आप कभी ना उसको अदरवाइज लेते हो, कभी बोझ समझने लगते हो। अभी आप 12th क्लास में हो, कॉलेज में जाओगे, देर शाने हो जाओगे, फिर बोलेंगे नहीं मम्मा मेरे को समझता है ना, मैं छोटी बच्ची रही क्या, मेरे को सब समझता नहीं। मम्मा पापा के लिए आप की शादी हो जाए, है ना, आप बहुत बड़े भी हो जाए तो बच्चे ही रहोगे। बात समझ में आ रही? तो सुनो, नियंत्रण का मतलब है, नियंत्रण का मतलब है जो भी बच्चों आपको आपके पेरेंट्स ने जो दिशा निर्देश दिए होंगे, है ना, उस दिशा निर्देश के हिसाब से आप काम कर रहे या नहीं कर रहे, ये पता लगाना आपके पेरेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंत्रण। तो फिर संस्था में क्या होगा? नियंत्रण। तो सुनो कि नियंत्रण से आशय इस बात का पता लगाना कि क्या संस्था के सभी कार्य दिए गए निर्देशों, अपनाई गई योजनाओं एवं नियमों के अनुसार हो रहे या नहीं। क्या बोला मैंने? नियंत्रण से आशय इस बात का पता लगाना कि संस्था के सभी कार्य दिए गए निर्देशों, अपनाई गई योजनाओं एवं नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। यदि हो रहे तो ठीक है बच्चों, हो रहे तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना ही क्या है? नियंत्रण। तो ठीक है, फटाफट हमें ना ये चेतना बता देंगी कि ये जो आपके विषय सामग्री के पॉइंट बताना बेटा फट से। पहला नियोजन। हाँ मिटाने दो, है ना, बहुत होशियार लड़की है तू। अब बता। पहला नियोजन, हाँ। दूसरा संगठन, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा समन्वय, पांचवा नियंत्रण। हाँ, पहला है नियोजन, फिर है संगठन, फिर है अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण। तो बच्चों अब हम चलते आगे कि प्रबंधक के सहायक कार्य बताना है। हमें क्या करना है? तो सहायक कार्य में पहला कार्य बच्चे निर्णयन। क्या है? निर्णयन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ध्यान दो, अब इधर इधर ध्यान दो, बदमाशी मत करे तो बच्चे, है ना। तो निर्णयन का मतलब क्या है कि भाई निर्णय लेना। निर्णय का मतलब क्या है? निर्णय लेना। निर्णय कैसे लेते हैं? तो बच्चों हमारे पास किसी काम को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं बच्चों, अवेलेबल, माने जो वैकल्पिक है, हमारे विकल्प है, उनमें से हम एक विकल्प का चयन करते हैं। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, है ना, ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते, आप देखते हैं कि उनमें से हो सकते हैं कि चारों सही है। बात समझ में आ रही ना? हो सकता है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा उनमें नीचे दिए वाले चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें उनमें से सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो हमें चुनना पड़ता। उसी को क्या बोलते? निर्णयन। ठीक है ना। निर्णयन से आशय निर्णय लेना। संस्था में प्रबंधकों को दिन प्रतिदिन कई निर्णय लेने होते हैं और निर्णय लेने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? निर्णयन कहते हैं, है ना। आप का जो भविष्य है, आपका जो व्यक्तित्व है बच्चों, है ना, ये किस पर टिका है? निर्णयन पर। ध्यान से सुन कि हम कितना, जैसे मान के चलिए एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच में फर्क है तो डिसीजन का ही है बच्चों। जिन्होंने समय समय पर सही डिसीजन लिए, है ना, सही निर्णय लिए, वो बच्चे अच्छे स्थान पर पहुंच गया। और जिन लोगों के निर्णय गलत हुए, है ना, तो क्या हो गया? वो अभी असफल रहा जीवन में। तो इसलिए हमारा कुछ है नहीं, सफलता और असफलता में फर्क इतना ही है कि सफल व्यक्ति के डिसीजन सही होते, सही निर्णय होते सही टाइम पे, और जो असफल व्यक्ति ने गलत निर्णय लिए होते, इतना ही फर्क है। ठीक है, आगे हम देखते बच्चों कि सिनर्जी प्रभाव किसे कहते हैं। कौन सा प्रभाव पूछा जा सकता है? तो सुनो कि मान के चलो बच्चे कि ये व्यक्ति है बदमाश। यदि एक व्यक्ति से, यदि इससे हमें फाइटिंग करना है और ये व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को नहीं बदला,
तो फिर क्या करेंगे? एक साथ दो चार मिलके हमला करो तो फिर हम जीत जाएंगे ना। तो इसी को बोलते सिनर्जी प्रभाव। आपने देखा होगा है ना, महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था ना, सुना होगा ना। तो जब चक्रव्यूह में फंसा था तो क्या हो गया? उसके साथ एक साथ हमला किया गया। उसको चक्रव्यूह भेदन माने घुसना तो आता था लेकिन वापस आना नहीं आता था। आपने सुना होगा वो कहानी। तो सिनर्जी प्रभाव का मतलब है क्या है कि एक ही क्रिया को करने के लिए, क्या बोला मैंने? एक ही क्रिया को करने के लिए जो अलग अलग तरीके, जो एक साथ किए गए प्रयत्न या प्रयास को क्या कहते हैं? सिनर्जी प्रभाव। समझ में आया? क्या बोला? एक ही क्रिया को करने के लिए एक साथ किए गए प्रयत्न या प्रयास क्या कहलाएंगे? सिनर्जी प्रभाव। कौन से प्रभाव? सिनर्जी प्रभाव। और सिनर्जी प्रभाव का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, है ना। यदि मान के चलो कहीं ऐसे स्थिति में पहुंच गए वहां हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो मतलब यदि एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा तो 50 व्यक्ति सोचेंगे तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां बच्चों हमारा पहली जो इकाई है यह हमारी समाप्त हुई। उस इकाई में हमने क्या देखा कि सबसे पहले प्रबंध किसे कहते हैं, फिर प्रबंधक की परिभाषाएं देखी, प्रबंधक की विशेषताएं देखी बच्चों। उसके बाद हमने अंतर देखा, उसके बाद क्या देखा? विषय सामग्री देखी, सहायक कार्य देख लिए और सिनर्जी प्रभाव देखा। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि प्रबंधक कला एवं विज्ञान है, ये भी हमने देख लिया बच्चों। अब हमें केवल इसमें देखना है प्रबंधक का महत्व। क्या देखना है? प्रबंधक का महत्व। तो प्रबंधक के महत्व का पहला जो बिंदु है बच्चों, संसाधनों का सदुपयोग। क्या है? सदुपयोग। अब सुनो बच्चों, आपने देखा होगा कई बार अक्सर कि किसी के पास बहुत सारे पैसा होता है, धन दौलत जगत सब कुछ भी होती है, लेकिन बच्चों वो उसका सही उपयोग नहीं कर रहा होता है ना। और किसी के पास वो अभाव होने के बाद भी उससे आगे निकल जाता है। तो देखो, संसाधनों का यदि सदुपयोग करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कुशल प्रबंधक की। किसकी? तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक देश के पास प्राकृतिक संसाधन, भूमि, वन, जल, हवा, मिट्टी, ये खनिज तथा मानवीय संसाधन में श्रम कितने अधिक मात्रा में क्यों ना हो, यदि हमें उसका सदुपयोग करना है बच्चों, है ना, तो ये यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? उसका उचित प्रबंध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका उचित व्यवस्था। प्रबंध का मतलब है व्यवस्था। उचित प्रबंध करना पड़ेगा, तभी ये संसाधन उत्पादन कार्य में सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि संसाधन होते हैं वो उत्पादन कार्य में सहयोग तभी देंगे जब आप उसका उचित प्रबंध करेंगे। बात समझ में आ रही ना? नहीं समझ में आ रही है ना? ये इंदुलकर बैठा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बता बच्चे कि आपके यहां मान के चलो खेत है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन मुझे बता अपने आप वो पैसा कमा के देगी क्या? नहीं सर, उस पर हमें व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। खेत में फसल बोना पड़ेगा, गाड़ी को सही ड्राइवर लगा के सही जगह आपको भेजना पड़ेगा, बंगला पड़ा है तो उसको किराए से लगाना पड़ेगा, तभी तो क्या हो जाएगा? आपको पैसा मिलेगा। तो वही संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कुशल प्रबंधक की। किसकी? कुशल प्रबंधक की। दूसरा है बच्चों कौन सा? गलाकाट, प्रतियोगिता का सामना। हाँ सुनो बच्चों, प्रतियोगिता को अंग्रेजी में कंपटीशन कहते हैं, है ना। आज प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी बच्चे, समझ में ना। यदि मान के चलो ये पूनम बिटिया यदि अभी 85% लेगी, मेरा आशीर्वाद है बच्ची, है ना, लेगी 85% तो फिर भी उसके साइड में बैठी एक लड़की, वो बोल रही वो 85 लेगी क्या, मैं 86 लेके दिखाऊंगी सर। तो इसका मतलब क्या? हर क्षेत्र में कंपटीशन है। समझ रहे हैं बच्चों? पढ़ाई में कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो आप हमारे बिजनेस में भी क्या है? प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा केवल बच्चों स्थानीय नहीं रही, अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो गई। और इस समय में प्रतिस्पर्धा को क्या नाम दिया है?
गला काट प्रतियोगिता कहते हैं, है ना। गला काट मतलब यदि आपका गला काट देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। वैसे ही आप यदि प्रतिस्पर्धा में नहीं टिके रहे तो क्या हो जाएंगे, आपका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। तो इस गला काट प्रतियोगिता में वही संस्था, ध्यान दो बच्चों, वही संस्था अपने अस्तित्व में रह सकती है या लंबे समय तक टिके रह सकती है जो कम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु का उत्पादन करे। समझ में ना। माने बच्चे क्या है कि कम से कम लागत पर यदि आप अच्छी चीजें बनाओगे ना तभी तो आपकी फर्म चलेगी आगे। और ऐसा मुझे बताओ बिना कुशल प्रबंधक के संभव है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या कुशल प्रबंधक की आवश्यकता है, महत्व है ये। फिर तीसरा बिंदु है बच्चों तकनीकी ज्ञान का, ज्ञान का सदुपयोग। हाँ, अब मुझे बताओ वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है बच्चों। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, सारी चीजें हैं, आप उससे पढ़ते हो। और बच्चे, मैं अभी 20-30 साल पहले पढ़ता था तो हमारे पास तो बच्चों फोन तक के नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी बच्चों वहां पे, है ना। आज आपको जो भी चीजें चाहिए अवेलेबल है वो आप मोबाइल से, इंटरनेट के थ्रू, गाइड से, सबसे आपके पास आप पढ़ सकते हो। हमारे पास उस समय पुस्तक, गाइड भी नहीं थी उस समय, फिर गाइडों का चलन चला तो पुस्तक ही एकमात्र सहारा था, उसी से हम पढ़ते थे। तो बच्चों आज युग क्या है? टेक्नोलॉजी का, माने तकनीक का युग है। और आज तकनीक का हर क्षेत्र में विकास हो चुका है। और यदि आप न्यूनतम तकनीक यदि हमारे व्यवसाय में इस्तेमाल करोगे तो ही बच्चों आप न्यूनतम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तु बना पाओगे। लेकिन मुझे बताओ इन तकनीक को यदि हमारे व्यवसाय में लागू करना है तो फिर कुशल प्रबंधक के बिना संभव नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। तो इन तकनीक को लागू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कुशल प्रबंधक की, है ना। मान के चलो ये बदमाश को कार चलाते नहीं आता गणेश को, और इसको बोले कि जा भाई तू कार से कुछ ला ले, तो होगा क्या? नहीं, पहले तो टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही। आप नई टेक्नोलॉजी खरीद भी लोगे लेकिन यदि आपको उसका यूज करते नहीं आया तो कोई महत्व है कि बच्चे उसका कार की कोई इंपॉर्टेंट है कि आपको चलाते नहीं आता? तो सर नहीं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर यदि बच्चों हमें तकनीकी का सदुपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था करना पड़ेगा, उसकी प्रबंध करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट क्या है? हाँ, श्रम समस्याओं का हाँ, मुझे बताओ बच्चों श्रम की समस्याएं बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? हाँ, इधर ध्यान दो। श्रम समस्या कैसी बढ़ेगी? तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा बच्चों, है ना। वर्तमान युग बड़े पैमाने पर उत्पादन का युग है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के युग में जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है संस्था में, वैसे वैसे उनकी समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो फिर श्रमिकों के बीच में समस्याएं उत्पन्न न होने देना बच्चों, समस्याएं न उत्पन्न होने देना। और यदि हो भी गई तो फिर क्या? उसका शीघ्र समाधान करना कुशल प्रबंधक के बिना संभव नहीं है।